सोल्युबिलिटी लेके चलते हैं हम, ठीक है, सोल्युबिलिटी की बात करते हैं हम, सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, हमने बोला लिक्विड सोल्यूशन की हम बात करेंगे, ठीक है, हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे। लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोलवेंट क्या होता है हमारे, लिक्विड होता है, जिसमें सोलवेंट क्या है, लिक्विड होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट क्या है, कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूट क्या है, गैस भी हो सकता है, और सोल्यूट क्या है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। ये चीजें ये हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी, ठीक है। अब हम सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे, फिर गैस इन लिक्विड की बात करेंगे, फिर लिक्विड इन लिक्विड की भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं सॉलिड इन लिक्विड में, और गैस इन लिक्विड की बात करेंगे, जहां पे हम क्या है, सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सोल्युबिलिटी क्या चीज है। तो अब ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्या कहना। हाँ देखो, सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं, फेमस एग्जांपल रहता है कि घर में हमने मान लो पानी में क्या कर दिया, नमक डाल दिया, या पानी में क्या कर दिया, चीनी ऐड कर दी, ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। अब देखो, जैसे मैंने मान लो क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर ले लिया मैंने, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, शुगर को ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शुगर को ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शुगर डिसॉल्व कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। अब मुझे एक चीज पता है, क्या मैं ये बताओ कि मैं क्या कितना भी अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर सकता हूँ, मतलब ऐसा थोड़ी कि भरता ही रहूंगा वो डिसॉल्व होती रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। नो सर, हाँ, ऐसा नहीं होगा, फिक्स होगा सर। नहीं सर, हाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सॉल्वेंट की लिमिट होती है कि वो अपने अंदर कुछ मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक लिमिट के बाद क्या है, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। अब हमें क्या लगता है, डिसॉल्व होने के बाद कि अगर मान लो उसकी लिमिट पहुंच गई, मान लो उसके बाद हम अगर शुगर डालेंगे वो नीचे जाके बैठ जाती है, ठीक है, वो घुलती नहीं है, वो नीचे जाके बैठ जाती है। लेकिन हमें क्या लगता है कि जो हमने एक्स्ट्रा चम्मच डाला है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी सिचुएशन अलग होती है। क्या सिचुएशन अलग होती है, कि जो हम डालते हैं ना वो तो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो डिसॉल्व पहले से थी ना वो बाहर निकल आती है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इस वाटर की जो है कैपेसिटी क्या है, कि इसमें लिमिट क्या है इसकी, मान लो कि ये 10 चम्मच ऐड कर सकते हैं शुगर का अपने अंदर, ठीक है, 10 चम्मच ऐड कर सकते हैं शुगर को इसमें अंदर। हमने 1 चम्मच डाला, और 9 चम्मच और ऐड हो सकते हैं, दूसरा डाला 8 चम्मच हो सकते हैं, तीसरा डाला 7 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। हम धीरे धीरे क्या है, हमने 10 चम्मच डाल दिए, ठीक है। लेकिन जब 11वीं की बारी आएगी, ठीक है, 11th स्पून की बारी आएगी, तो तुम क्या सोचोगे, ये 11th स्पून तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, ये डिसॉल्व भी नहीं होगा, यूं डिसॉल्व ही रह जाएगा, ठीक है, ये नीचे जाके बैठ जाएगी शुगर 11th स्पून वाली, ठीक है, नीचे जाके बैठ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में क्या रहता है, ये 11th स्पून जाके डिसॉल्व होता है, लेकिन सर जो फर्स्ट होती है लेकिन वो आ जाती जो है। पहले जो 10 चम्मच डिसॉल्व थे ना, पहले जो 10 चम्मच थे उसमें से 1 चम्मच क्या है वो बाहर आ जाता है, मतलब ये अंदर यहाँ पे आ जाता है, जो बैठ जाता है नीचे आके। सर ये ऐसे कैसे होगा, वो तो डिसॉल्व हो चुका होगा सर, वो कैसे बाहर आ जाएगा सर? सुनो, ऐसे समझो इसको, ऐसे समझते एक एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। मान लो एक क्लासरूम में क्या है, एक क्लासरूम में क्या है, 10 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, कि उसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं, 10 स्टूडेंट के हिसाब से सीट है, ठीक है। अब मान लो बाहर से एक नया बच्चा आता है, 11वां स्टूडेंट, वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि अंदर 10 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, 10 ही बैठे हुए हैं। वो 2 केसेस कर सकता है, क्या केस कर सकता है, या तो बिना अंदर आए वो बाहर से बाहर निकल जाए, मतलब वो अंदर आए ही ना, वो बाहर के बाहर ही चला जाए, ठीक है, एक चीज तो वो हो गई जो, हाँ ये ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कि वो अंदर आए, ठीक है, एक बच्चा उठ के दूसरा वो बाहर चला जाए, उसके तभी प्लेस तो वो बाहर आके चल बैठ जाए। सकता है कि नहीं बैठ सकता, समझे कि नहीं। मतलब एक बच्चा, वो 11वां बच्चा अंदर आया, ठीक है, उसने अपनी जगह, मतलब एक बच्चे को उठाया, उसको बाहर भेजा और अपनी जगह बना दी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एंट्री कर रहा है और जो एग्जिट कर रहा है वो अलग अलग हो गई चीजें, ठीक है, एंट्री कोई और कर रहा है, एग्जिट कोई और कर रहा है, ये चीज है। सर तो जो बाहर निकलेगा सर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होगा सर? हाँ वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होगा वो। सडन नहीं होगा सर, ये क्या होगा, एकदम होगा सर ये, जैसे मतलब हाँ एकदम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है ना, यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे अभी हम। सर तो
अभी यहाँ पे यही चीज हो रही है कि हमने जो 11वां चम्मच डाला ना, वो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी कि वो बाहर ही बैठ जाए, वो अंदर जाए ना सोल्यूशन के। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, वो अंदर जाता है और अंदर अपनी जगह बनाने के लिए वो 1 चम्मच क्या है, उसकी जगह बनाने के लिए 1 चम्मच वाली शुगर क्या है, वो बाहर आ जाती है। सर जब हम इसमें 11वीं चम्मच मिलाते हैं तो वो हाँ सर जो पहली चम्मच बाहर होती है या सर दूसरी आती है, तीसरी आती है, इसमें कैसे पता चलेगा कौन सी चम्मच बाहर आएगी? क्या बोल रहे हो? 11वीं चम्मच को डिसॉल्व कर देंगे, 11वीं चम्मच वाली स्पून को हाँ सर जो बाहर आएगी सर वो कौन सी होगी सर, पहली चम्मच या दूसरी चम्मच, कौन सी? वो कोई भी एक होगी, हमें उससे मैटर नहीं है। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि 11वीं अंदर जाती है और वो उसकी जगह कोई एक निकल के आती है, वो कोई भी हो सकती है। सर एक बात बताओ सर, जैसे सर 10 चम्मच डिसोल्व हो चुकी है सर, वो तो फिर जब हमने हाँ। 11वीं डाली तो सर वो 11वीं भी डिसोल्व होएगी और सर एक बाहर आएगी। सर जो बाहर कैसे आएगी सर, वो डिसोल्व तो हो चुकी है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, अंदर कैपेसिटी कितने की थी? 10 की थी ना, तो 10 ही रहेगी मैक्सिमम अंदर, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है वो। तो वो क्या करती है, मतलब एक 11वीं चम्मच आती है और एक उसमें से क्या है बाहर आ जाती है। अंदर 10 ही रखनी है उसको, अंदर 10 से ज्यादा नहीं रख सकता वो, तभी तो क्रिस्टलाइज हो रही है, तभी तो हो चुकी है सर, वो दोबारा कैसे बाहर आएगी सर? नया चीज को प्रेफरेंस दिया गया। अरे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा तुमने कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है हमारा? नो सर। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ, वो होता यही है कि डिसॉल्व होके भी बाहर आ सकती है, ठीक है, वो डिसॉल्व होके भी बाहर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। सर जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गई तो दोबारा सॉलिड में कैसे बन जाएगी सर वो? अरे तो तुमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा कि जब हम मान लो किसी चीज जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं, तो कॉपर सल्फेट को क्या है, हम पानी के अंदर जैसे डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वो गर्म करके पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। अब लेकिन जब मान लो वो ठंडा होता है पानी, जब वो पानी ठंडा होता है तो होता क्या है, पानी ठंडा होने के बाद जो रहती है चीज हमारी, कि वो इतना सोल्यूबल नहीं होता है उसमें, तो उसको बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और वो जब बाहर आता है तो फिर वो सॉलिड की फॉर्म ठीक में है आता सर, है, समझ तभी गए वहां सर। क्रिस्टल बनते हैं वहां पे। ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, मतलब तो क्या हो लिक्विड से रहा है सॉलिड कि, कैसे आ जाता है? क्या हो गया? वो सर लिक्विड फॉर्म में सोल्यूबल होता है तो फिर सॉलिड में कैसे आ जाता है बाहर? अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना तुम्हारा कि लिक्विड इंट्रो शुगर, अगर तुमने जो शुगर ऐड करी थी वो क्या सॉलिड, वो लिक्विड फॉर्म में ऐड करी थी? सॉलिड में सर, सॉलिड में ऐड करी थी ना, तो जब वो बाहर आएगी तब भी वो सॉलिड की फॉर्म में ही बाहर आएगी, वो ऐसा नहीं कि वो लिक्विड की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। ओके सर, आगे बताओ। हाँ, तो ये चीज रहेगी। अब देखो, अब क्या है बेसिकली, ठीक है, हाँ, हम ये चीज बोल रहे हैं कि हमने शुगर ऐड करी, वो शुगर बाहर आ रही है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो जो प्रोसेस ऐड करने का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ शुगर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, सॉरी डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी जब तक कैपेसिटी नहीं आ रही, जब तक मैक्सिमम लिमिट नहीं आ रही थी, वो डिसॉल्व होता जा रहा था, तो वहां पे डिसोल्यूशन प्रोसेस होता जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसकी लिमिट आ गई तो क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी होना स्टार्ट हो गया, यानी उसका क्या है, सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या हो गया, जहां पे सेपरेशन हुआ किसका, सोल्यूट का, सेपरेशन ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन, जहां पे सोल्यूशन से सोल्यूट क्या है, अलग होना शुरू हो जाए, ठीक है, सेपरेट आउट होना शुरू हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्रिस्टलाइजेशन हम बोल रहे हैं जैसे डिसोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन, तो देखो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे ऐड करना, तो कौन ज्यादा होगा, क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा या डिसोल्यूशन ज्यादा होगा? डिसोल्यूशन सर। डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का रेट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन जैसे जैसे हम उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचते रहेंगे ना, तो क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, यस ठीक है, सर। क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, कि मतलब अब थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो गया वो, ठीक है। लेकिन एक स्टेज आएगी जहां पे क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इक्वल हो जाएंगे, Equal हो equal जाएगा। ठीक है। वहां पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वैसे समझो कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन यहाँ था, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ था, जैसे जैसे हम ऐड करते गए तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम होता रहेगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक स्टेज आएगी जहां पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो कंडीशन कौन सी आ गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई,
इक्विलिब्रियम पे, जहां पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, ठीक है, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा अगर दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये चीज होगी कि अब जितना तुम शुगर ऐड करोगे ना उतना ही क्रिस्टलाइज होगा। मान लो तुमने 10 ग्राम अगर शुगर ऐड करी है, उसके बाद ठीक है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो गए, तो जितना अगर तुम 10 ग्राम अगर ऐड कर रहे हो तो 10 ग्राम ही बाहर निकलेगा। जबकि पहले क्या हो रहा था, अगर तुम 10 ग्राम ऐड कर रहे हो तो 1 ग्राम बाहर निकल रहा है। कम, पहले क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम था, मैंने बताया ना, डिसोल्यूशन का रेट यहाँ था, क्रिस्टलाइजेशन का यहाँ था। तो पहले क्या हो रहा था, 10 ग्राम अगर ऐड कर रहे हो तो उसमें से मान लो 0.1 ग्राम बाहर निकल गया, बहुत कम रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। धीरे धीरे क्या हुआ, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों बराबर आ गए। तो अब क्या होगा, जितना शुगर ऐड करोगे उतना ही शुगर क्या है, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यानी वो कंडीशन क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। अब देखो, अब तुम्हें बाहर से क्या लगेगा, अंदर तो ये हो रहा है कि वो डिसोल्व हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, वो डिसोल्व हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा कि अब शुगर डिसोल्व नहीं हो रही है। तुम्हें तो बाहर से यही दिखेगा कि शुगर डिसोल्व नहीं हो रही है ना, शुगर का मास कांस्टेंट हो गया, अब शुगर जितनी मैक्सिमम डिसोल्व हो सकती थी हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। तो मतलब ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा इस टाइम पे, जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन इक्वल हो जाएंगे, जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं हो पा रहा है, वो सोल्यूशन कौन से होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सोल्यूशन, मतलब जिसमें सोल्यूट और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते तुम, वो सोल्यूशन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे आके वो क्या बन जाएगा, इस कंडीशन पे आके वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा वो। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें इक्विलिब्रियम स्टेट, जिनमें सोल्यूट और ज्यादा ऐड नहीं हो सकती। हाँ, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिनमें हम और चीनी ऐड नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं हमारे। इक्विलिब्रियम स्टेट पे इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सर, उसके बाद हम डाल नहीं सकते और हाँ, उसमें हम ऐड तो कर सकते हैं लेकिन वो डिसोल्व नहीं होंगे फिर। मतलब वो क्या है, बेसिकली उसका अमाउंट फिक्स हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ऐसे मतलब हीट वगैरह करके भी तो डिसोल्व करवा सकते हैं सर। हाँ, तो टेम्परेचर वो तो बढ़, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर चेंज करने से वो तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा सर ना। चलो देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो गया, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें ठीक है, जिसमें और हम सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, डिसोल्व नहीं करवा सकते। ठीक है, ये चीज हो गई। उससे पहले क्या रहेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन आने से पहले हम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। वो सिचुएशन किसकी होती है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। ठीक है, उसमें और ऐड कर सकते हैं। हाँ, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि एक वाटर की लिमिट मान लो कि उसमें 10 चम्मच ही ऐड हो सकते हैं, तो जब हमने मान लो 1 चम्मच ऐड किया तो हम 9 चम्मच और ऐड कर सकते हैं उसमें, तो वो सोल्यूशन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। हमने 2 चम्मच ऐड किया, हम 8 और कर सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड हो गया। हमने मान लो 6 कर दिए, 4 और कर सकते हैं, हमने 8 कर दिए, हम 2 और ऐड कर सकते हैं, तो उस स्टेज तक वो क्या है, सैचुरेटेड ही रहेगा, सॉरी अनसैचुरेटेड रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने 10वां चम्मच ऐड कर दिया, हाँ, जैसे ही हमने 10वां चम्मच ऐड कर दिया, उसके बाद और ऐड नहीं कर सकते, वो जब 10 चम्मच ऐड कर दिया हमने, 10 स्पून ऐड कर दिए, तो वहां उस स्टेज पे आने के बाद वो क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, जहां पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम आया, तो इक्विलिब्रियम में अगर मैं प्रोसेस को देखूं, कौन सा रिएक्शन, मतलब कि प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, देखो जरा, हमारा क्या हो रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, यही चीज हो रही है। सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन या क्रिस्टलाइजेशन? डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं तो सॉल्यूशन बन रहे हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस हो गया। अब मान लो अगर उल्टा होना शुरू हो जाए कि सोल्यूशन में से सोल्यूट और सॉल्वेंट बाहर अलग अलग होना शुरू हो जाए, सोल्यूशन में से सोल्यूट अलग निकल जाए, तो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा सर। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, डिसोल्यूशन, और नीचे वाला क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब हमारा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो एट इक्विलिब्रियम पे मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ कि जितना फॉरवर्ड होगा उतना ही बैकवर्ड होगा, यानी जितना सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं उतना ही सोल्यूशन में से सोल्यूट अलग होता जा रहा है। ये रिएक्शन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं, इक्विलिब्रियम पे होगी, बिल्कुल होगी। यस सर। तो इक्विलिब्रियम पे हम लिख सकते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है हमारा वो क्या है, सोल्यूशन बना रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। यस सर। चलो अब देखते हैं, चलो हमने क्या बात की कि एक स्टेज आएगी जहां पे हम मैक्सिमम सोल्यूट ऐड करेंगे, उसके बाद वो सोल्यूट ऐड नहीं होगा।
तो उस कंडीशन, उस स्टेज पे कितना अमाउंट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, उसकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। हमने जैसे कंसंट्रेशन में क्या बोला था, हमने कंसंट्रेशन में एक चीज बोली थी, कंसंट्रेशन क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताती है मेरे को, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताती है कितना हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं उसके अंदर, कितना Yes, डिसॉल्व हो रखा है। तो जब वो लिमिट आ जाती है, जब मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है, तो वो मैक्सिमम वाले कंसंट्रेशन को हम क्या है, सॉल्युबिलिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम वाली कंसंट्रेशन को क्या है, सॉल्युबिलिटी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हमारी टर्म डिफाइन होती है कौन सी, सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, यहाँ से हमारी टर्म डिफाइन होती है किसकी, सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या कहता है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व हो रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो क्या कहलाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। बेसिकली देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ही है एक हिसाब से, ये भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही बता रही है, बस फर्क इतना है कि ये मैक्सिमम अमाउंट बता रही है कितना हम कर सकते हैं डिसॉल्व। ठीक है, ये चीज हो गई, तो वो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, हमने एक शुगर मतलब ऐड करी, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 10 चम्मच तक ऐड करी, तो जब तक तुम 1 चम्मच 2 चम्मच का अमाउंट बता रहे हो, 3 चम्मच 4 चम्मच का, तब तक तुम कंसंट्रेशन बता रहे हो। लेकिन जैसे तुम 10वें चम्मच का अमाउंट बताओगे, ठीक है, कितना टोटल ऐड हो गया, ठीक है, वो कंसंट्रेशन होगी, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सॉल्युबिलिटी का, ये चीज है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, बोलो सॉल्युबिलिटी है। जैसे कि क्या? ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर जैसे कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूट मोर ऐड हो सकता है सर। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर टेम्परेचर से तो सर इवेपोरेशन होगा सर, इवेपोरेशन से तो उसका इंटर पार्टिकल जो स्पेस होगा, वाटर इज इवेपोरेट सर, वो तो कम हो जाएगा स्पेस, फिर भी नहीं, तो टेम्परेचर नहीं, तो टेम्परेचर ऐसा थोड़ी करते हैं कि हम मतलब कि वो सॉल्वेंट को इतना नहीं इवेपोरेट increase करवाने करेंगे। की जगह ले जाए। हम टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं करते, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जिसमें कि सॉल्वेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता हो जिसमें। ओके। और सर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, देखो अभी हम पढ़ेंगे ये फैक्टर, अभी हम फैक्टर पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएंगी चीजें, हम क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। अगर स्टार्टिंग में कुछ डाले नहीं, उस समय सॉल्युबिलिटी तो 0 रहेगा सर। हाँ, उस टाइम तो जब अमाउंट ही नहीं है सॉल्यूट का, तब तो 0 ही होगा ना। ओके सर। चलो, अब हमने सॉल्युबिलिटी की बात कर ली, हमने देख लिया कि हमारा क्या है, जब हम सॉलिड को ऐड करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो वहां क्या है, वो एक लिमिट तक आके डिसॉल्व होता है। उस लिमिट तक आते हैं तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, और वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, जिसमें हम सॉल्यूट और ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर लेके चलेंगे, हमारे 3 फैक्टर होते हैं बेसिकली, नेचर ऑफ गैस सॉलिड एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। या मैं सॉलिड की जगह सही लिख लूं तो सॉल्यूट लिख लूंगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलो देखो, पहला फैक्टर हम देखते हैं कि क्या रहता है हमारा। ठीक है, ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलो देखो, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे मान लो NaCl ले लिया मैंने, ठीक है, NaCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, NaCl को मैंने बेंजीन में डिसॉल्व किया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, नेफ्थलीन ले लिया, मैंने नेफ्थलीन को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की, मैंने उसको क्या है, बेंजीन में डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो मुझे क्या चीज मिली देखने को, मुझे एक चीज मिली कि NaCl जो है वाटर के अंदर तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, मुझे नेफ्थलीन में क्या देखने को मिला कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, वो क्या है, बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो गया। ठीक है,
और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने इसका मतलब कि नेचर पढ़ना शुरू किया कि कैसे तरह के कंपाउंड जो डिसॉल्व हो रहे हैं कौन नहीं हो रहे। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि NaCl क्या है, पोलर होता है, नेचर में पोलर होता है। ठीक है, वाटर को पढ़ा, वाटर देखा कि वाटर भी पोलर होता है। और बेंजीन पढ़ा तो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने नेफ्थलीन को देखा तो पता चला कि ये नॉन पोलर होता है। और वाटर और बेंजीन तो मैंने पहले ही पढ़ लिया कि वाटर पोलर है और जो ये बेंजीन नॉन है वो पोलर नॉन है। पोलर है। यहाँ से क्या चीज पता चल रही है तुमको, अगर तुम एनालाइज कर पाओ कि पोलर वाली पोलर चीज पोलर क्या है, पोलर में ही डिसॉल्व होती है, यस सर। नॉन पोलर में नहीं होती। नेफ्थलीन वाले एग्जांपल से क्या पता चल रहा है कि नॉन पोलर वाली चीज क्या है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे हम बात करें NaCl की, तो उसको वाटर में मिलाना चाहेंगे या बेंजीन में, तो वाटर में तो वो मिल जाएगा। तो वाटर में तो हम सोल्युबिलिटी देख सकते हैं उसकी ज्यादा होगी या कम होगी, किस टेम्परेचर पे क्या रहेगी। अब बेंजीन में तो क्या है, वो घुलेगा ही नहीं, तो उसकी सोल्युबिलिटी तो कहाँ से देखोगे तुम, उसमें तो कोई सोल्यूशन बनेगा ही नहीं ना, तो वो सोल्युबिलिटी कहाँ से देगा हमारी। ठीक है, तो ये चीज निकल के आती है यहाँ पे सामने। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि सोल्युबिलिटी कैसे डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पे, कि यहाँ पे निकल के आ रहा है लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि लाइक क्या है, लाइक को डिसॉल्व करेगा, यानी पोलर वाली चीज पोलर में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर वाली नॉन पोलर में होगी। अब जो चीज किसी में डिसॉल्व हो ही नहीं रही तो वहां तो सोल्युबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं है, ये चीज तो समझ गए। ठीक है, अब जैसे बेंजीन, NaCl इन बेंजीन देख लो, वहां पे सोल्युबिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो डिसॉल्व ही नहीं हो रही है। सोल्युबिलिटी तो हम बाद में देखेंगे कितना होगा कितना नहीं। ठीक है, ये चीज रहेगी। तो यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल निकल के आता है, जो कि क्या बताता है कि पोलर जो सोल्यूट है वो किसमें सोल्यूबल होंगे, पोलर वाली सॉल्वेंट में, नॉन पोलर में। हाँ, और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो किसमें डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर इसमें सॉल्वेंट। कोई एक्सेप्शन तो नहीं ना है सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन पोलर सोल्यूट जो है मेरे, वो किसमें डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, ये चीज ऐसी है। तो ये चीज होगी। तो हमने पहला फैक्टर देख लिया जो कि क्या बता रहा है, नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहा है कि नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, ये चीज होगी। यस सर। तो चलो अब देखते हैं, अब दूसरा फैक्टर लेके चलते हैं टेम्परेचर का। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो ध्यान से सुनना। देखो टेम्परेचर का, अभी तुम बोल रहे थे ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, वो देखेंगे अभी हम, ये क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो देखो घटेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखते हैं अभी, अभी पता चल जाएगा। देखो, किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे दो प्रोसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस क्या क्या है, या तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक हो सकता है, या वो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक हो सकता है। ठीक है, ये मैंने क्या बोला कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है मेरा बेसिकली, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है या फिर एक्सोथर्मिक। वो क्या है, दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक। मतलब कहने का क्या मतलब है, कुछ चीजों को घोलने के लिए, कुछ चीजों को डिसॉल्व करने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ सकती है, या वो एनर्जी सराउंडिंग से लेते हैं, या कुछ चीजों को घोलने के लिए वो क्या है, अपने आप घुल जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो तुम क्या कहते हो, शुगर को जैसे देखते हो, ठीक है, शुगर को अब तुम शुगर नॉर्मली डाल दो, वो डिसॉल्व हो जाती है। यस सर। यस सर, यस सर। नहीं करना पड़ता सर उसको मिलाना स्टीयरिंग करनी पड़ती है मिलाना सर। पड़ता है, सर स्टीयरिंग करनी शेयरिंग करनी पड़ती है, मिक्स करना पड़ता है। स्टरिंग करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। करनी पड़ती है यस सर। सर। हाँ, तो ये क्या है, करनी एंडोथर्मिक पड़ती या है। एक्सोथर्मिक सर? मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, हमें उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है कि वो डिसॉल्व हो जाए, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी लेकिन चीज रहती है। एक्सोथर्मिक में तो हीट नहीं होती। कुछ सोल्ट होते हैं, कुछ सोल्ट होते हैं जो क्या कर रहे हैं बेसिकली, कुछ सोल्ट होते हैं हमारे जो क्या है, जो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस क्या रहते हैं, एक्सोथर्मिक रहते हैं, और वो डिसॉल्व होने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं जबकि, किस फॉर्म? ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन प्रोसेस के बेसिस पे देखेंगे सोल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी कैसे नहीं। तो देखो, हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है, तो क्या रहता है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देना। यस सर। एनर्जी एक्सोथर्मिक मान रिलीज लो, हो रही हो मिलाने पे। जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लो तुम, सोडियम कार्बोनेट को जब ऐड करते हैं ना
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जब ऐड करते हैं तो Heat एनर्जी release. रिलीज होती है उससे एनर्जी बाहर आता है सर। हाँ ठीक है, ये चीज हो गई। चलो देखो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने क्या इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या है, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है जब सैचुरेटेड सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो अब देखो नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट। वो क्या कर रहा है, सोल्यूशन बना रहा है। ये चीज समझ में आई क्या करा है मैंने बस ये बोला कि वो एंडोथर्मिक है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वो भी एक रिएक्टेंट हो गया, हीट भी एक रिएक्टेंट हो गया उसके लिए। ठीक है, और वो क्या है, फिर सोल्यूशन बना रहा है। अगर प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी बाहर निकलती है। यस सर। ठीक है, तो हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वो क्या देगा, सोल्यूशन प्लस हीट देगा। ठीक है, सोल्यूशन प्लस हीट देगा वो। सर शुगर प्लस वाटर सर। हाँ, ये चीज हो जाएगी हमारी, सोल्यूट प्लस क्या है वो सोल्यूशन प्लस हीट देगा हमें जैसे। ठीक है, अब देखो, अब ली चैटलियर प्रिंसिपल पता होगा तुम्हें, इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। यस सर। ली चैटलियर सर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम। तो एक बार ली रिमाइंड सा कर देना सर, तो भूल सा गया सर। हाँ, बता रहा हूँ। हो जाती है तो उस तरफ चल पड़ता चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली पर चैटलियर रुक जा प्रिंसिपल, मलिक। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी हम रिएक्शन को कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, हम रिएक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो रिएक्शन हमें अपोज करेगी। मतलब रिएक्शन हमें क्या है, अपोज करेगी। वो उस डायरेक्शन में काम करेगी जिस डायरेक्शन में हम उसको लेके जा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेगी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, एंडोथर्मिक प्रोसेस है अगर मिक्स सॉल्यूशन वाला, तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हीट इंक्रीज करी कि नहीं करी। यस सर। मैं क्या फेवर कर रहा हूँ, मैं फेवर कर रहा हूँ ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए, क्योंकि मैं Yes, रिएक्शन sir. बढ़ा रहा हूँ ना, है ना। लेकिन रिएक्शन क्या करेगी, हमारे से अपोजिट काम करेगी। रिएक्शन बैकवर्ड हमारे होगी से, सर। यानी वो रिएक्शन क्या करेगी, मतलब कि वो हम रिएक्शन को कम करना चाह रहे हैं, हम फॉरवर्ड में लेके जाएंगे तो रिएक्शन कम ही तो होंगे ना, है ना। यस सर। वो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन को बढ़ाना चाहेगी। वो रिएक्शन क्रिस्टलाइन फॉर्म आना चाहिए जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जब वो क्या हो जाएगा, हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे ये चीज। समझ रहे हैं सर। यस सर, यस। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैंने क्या किया, जैसे हीट बढ़ा दिया, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। ठीक है, रिएक्शन क्या करेगा, बेसिकली रिएक्शन क्या करेगा, सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा, बताओ। करेगा। बढ़ाएगा सर, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। इंक्रीज होगा सर सॉल्युबिलिटी। जल्दी हो जाएगा सर तैयार सर। मतलब मैं ये सर। क्या कम बोल होगा रहा हूँ, सर। कम क्यों होगा सर वो इंक्रीज हो जाएगा सर। अपोजिट काम करेगा सर। अरे सुनो सर, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बैकवर्ड होगा Increase सर होगा। जब नो सर, सॉल्युबिलिटी मतलब इंक्रीज इंक्रीज होगा सर। सोल्यूट और डाल सकेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो। मेरी बात सुनो। नो सर, सर, जैसे गर्म पानी में अगर हम स्पेस चीनी घट मिलाते जाएगा हैं सर, तो वो ज्यादा तो और जल्दी कम घुलता है। डालेंगे सर। सर जैसे गर्म पानी में वो चीनी डालते हैं तो वो ज्यादा जल्दी घुलता है। जैसे हाँ, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बताता हूँ। ठीक है, देखो हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स को बढ़ाया। ठीक है, हम रिएक्टेंट्स को बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्टेंट को कम करना चाहेगी या बढ़ाना चाहेगी। रिएक्टेंट क्या करना चाहेगी, रिएक्टेंट को कम करना चाहेगी। कम करना चाहेगी तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड में भेजेगी ना, तभी तो रिएक्टेंट कंज्यूम अप होंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैंने हीट इंक्रीज कर दी। ठीक है, मैंने हीट इंक्रीज कर दी, और जब मैंने हीट इंक्रीज कर दी मैंने रिएक्टेंट बढ़ा दिए, मतलब क्योंकि रिएक्टेंट में तो हीट यूज हो रही है ना, तो मैंने रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिए। अब रिएक्शन हमारे से अपोजिट काम करेगी, वो नहीं चाहती कि रिएक्टेंट बढ़े। वो रिएक्टेंट कम कैसे कर सकती है, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दे, है ना। तो वो क्या करेगा, ली चैटलियर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाने में जोर देगा। वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करेगा। अगर प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट में मतलब क्या हो रहा है, सोल्यूशन बनना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मतलब सॉलिड क्या है और ज्यादा डिसॉल्व होगा, सोल्यूशन बनाएगा।
तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। तो एंडोथर्मी के केस में याद रखना, एंडोथर्मी के केस में अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो हमारी जो सोलिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहां तक कोई डाउट है तो चैट में लिख के बता दो कि कोई नहीं समझ में आया हो अगर तो। हाँ, यहां तक अगर नहीं समझ में आया हो, फिर से बता देता हूं मैं एक बार फिर से कि देखो, हाँ, कि टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, ठीक है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, मैंने फिर हीट इंक्रीज कर दी। हीट इंक्रीज करने का मतलब मैं रिएक्शन में क्या बढ़ा रहा हूँ, मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हीट क्या है, रिएक्टेंट साइड लिखी हुई है, मैं रिएक्टेंट को बढ़ा रहा हूँ। रिएक्शन क्या चाहेगी, रिएक्टेंट ना बढ़े। रिएक्टेंट कब नहीं बढ़ते हैं, रिएक्टेंट कब होते हैं, जब वो प्रोडक्ट में चले जाते हैं तब रिएक्टेंट कम होते हैं कि नहीं होते। इसका मतलब रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाना चाहेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सोल्यूशन हो रहा है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, एड अप हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन जो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मान लो कोई भी अगर सोल्ट को डिसोल्व करने वाला प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे तुम यहाँ पे एग्जांपल ले लो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का, ये एग्जांपल हो गए जहां पे सोल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अब एक्सोथर्मी का केस आ जाओ, अगर तुम्हें एंडोथर्मी का समझ में आ गया है तो एक्सोथर्मी का केस भी क्या होगा, सेम हो जाएगा उसी तरह। ठीक है, कैसे, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, मैं हीट इंक्रीज कर रहा हूँ। हीट इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा हूं मैं। अब मैंने तो प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन क्या चाहे, रिएक्शन क्या चाहेगी, रिएक्शन क्या चाहेगी, प्रोडक्ट कम हो। रिएक्शन क्या चाह रही है, प्रोडक्ट डिक्रीज हो। प्रोडक्ट डिक्रीज कैसे करेगी वो, प्रोडक्ट कम कैसे होगा, जब वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगी, जब प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगी, यानी जब रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और बैकवर्ड जाना मतलब क्या है कि सोल्यूशन में से सॉलिड और सोल्यूट जो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो अलग हो रहे हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है मेरी। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है मेरी। ठीक है, ये चीज रहती है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई मेरे को कि ठीक है, कि अगर मान लो मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पहले ही, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट का, ठीक है, ये सब क्या है एग्जांपल जो होते हैं, बेसिकली इनमें यही रहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये चीज रहती है। तो हमारा ये टेम्परेचर का हो गया। पहला इफेक्ट हमने क्या देखा, नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट का, मतलब नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का नेचर देखा, उस पर डिपेंड करता है। फिर दूसरा हमने क्या देखा, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर हमारा क्या रहता है, प्रेशर का रहता है। तीसरा फैक्टर हमारा जो रहता है वो रहता है किसका, प्रेशर का रहता है, कि प्रेशर पे देखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हाँ, अब हम क्या है, जैसे अब तुम पूछ रहे हो कि सर हॉट वाटर में अगर हम शुगर डालते तो एंडो है या एक्सो है, मतलब ये क्या, मतलब क्वेश्चन ही बना ये कुछ कि अगर हम हॉट वाटर में शुगर ऐड करते हैं वो एंडो होगा या एक्सो होगा। हमने यही बोल दिया ना, शुगर का डिसोल्यूशन क्या है, एंडो होता है। शुगर का डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एंडो होता है। वो चाहे तुम गर्म पानी में डालो चाहे ठंडे पानी में डालो, रहेगा तो एंडो ही। ऐसा थोड़ी है कि तुम उसमें हीट दे दिया तो वो एक्सो बन जाएगा, नहीं, वो रहेगा तो एंडो प्रोसेस ही हमेशा। हाँ, चलो अब हम नेक्स्ट फैक्टर लेके चलते हैं, प्रेशर का। देखो प्रेशर क्या होता है, मतलब किसी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना, यानी किसी को कंप्रेस करना। ठीक है, अब ये बताओ, अब मैं अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ, दो चीजें इन्वॉल्व है इसमें, एक सॉलिड इन्वॉल्व है और एक लिक्विड सॉल्वेंट इन्वॉल्व है। मुझे ये बताओ, क्या सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके? क्या सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड क्या है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो अगर कंप्रेसिबल ही नहीं है तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेशर का बोलते हैं कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि वो क्या रहते हैं,
इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। ठीक है, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं हमारे, इसलिए उन पे क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का। ठीक है, ये हमने बात कर ली किसकी, सोल्यूबिलिटी की बात कर ली, किसके साथ, सोल्यूबिलिटी की हमने बात कर ली, फैक्टर्स देख लिए सोल्यूबिलिटी के, टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ द सॉलिड एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हम लेके चलते हैं, हमने सॉलिड इन लिक्विड बात कर लिया, अब हम बात करते हैं गैसेस इन लिक्विड की, और ये देखते हैं गैसेस इन लिक्विड पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, गैसेस इन लिक्विड पे क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या फैक्टर होंगे जो उसमें कि हमारे क्या है वो रहता है, क्या है वो फैक्टर्स रहते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है जैसे कि उन्होंने बोला है कि सर लिक्विड में तो स्पेस होता है, ठीक है, तो उसमें क्यों नहीं प्रेशर का होता है। तो याद करो, लिक्विड में जो स्पेस होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, हमने पहले ही बात की थी कि सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है, और जो है हमारा क्या है उसमें बात करते हैं, अगर गैसेस के केस में क्या है बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो जो प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है ना कंप्रेशन का, वो ज्यादातर हमें गैसेस में ही देखने को मिलता है, ना लिक्विड में इतना देखने को मिलता है, ना सॉलिड में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज है, भले ही उसमें थोड़ा बहुत स्पेस हो, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट उतना देखने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि पार्टिकल क्या है पास में वैसे ही नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स के अंदर इतना स्पेस है ही नहीं है कि वो जो है कि कंप्रेशन कर सके वहां पे। तो इसलिए जो गैस कंप्रेसिबल है, हाँ प्रेशर का इफेक्ट गैस पे जरूर दिखेगा, क्योंकि वहां पे कंप्रेशन हो सकता है, वहां पे कंप्रेसिबल हो सकती है चीजें। लिक्विड और सॉलिड के केस में कंप्रेसिबल नहीं हो सकती है, वो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसलिए उनके ऊपर प्रेशर का कोई इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज रहती है। चलो, अब हम गैसेस इन लिक्विड की बात करते हैं। गैसेस इन लिक्विड के अगर हम देखें कि हम लिक्विड के अंदर क्या है गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई, तो उसमें कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, ये चीज रहती है। कौन से फैक्टर होते हैं जो solubility of gas in liquid को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर वही है जो ऊपर पढ़े थे हमने, कौन कौन से, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी चीज क्या है हमारी, ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, और तीसरा हमने क्या पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है। तो तीसरा हमने क्या पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है। तो पहले दो तो आज करेंगे, थर्ड वाला हम कल करेंगे, क्योंकि थर्ड वाले का टाइम होगा नहीं, तो पहले दो हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखो वही चीज है जो हमने सॉलिड में पढ़ी थी, इसमें भी यही होगा। जो पोलर गैसेस होंगी, ठीक है, जो पोलर गैसेस होंगी वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। ठीक है, और जो नॉन पोलर गैसेस होंगी वो क्या होंगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। नॉन पोलर गैसेस होंगी तो वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो वाटर ले लिया हमने सॉल्वेंट, तो वाटर के अंदर जो अमोनिया गैस डिसॉल्व हो सकती है, HCl गैस डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्योंकि गैसेस क्या है, पोलर है, और वाटर भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इसको क्या है अच्छे से डिसॉल्व कर लेता है। अब जो नॉन पोलर गैसेस हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये क्या है वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होती है, ना के बराबर ही डिसॉल्व होती है, मतलब ठीक है, इतनी ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम रहती है। ठीक है, ये चीज रहती है, ये हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन चीज आ जाती है कि जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है, लेकिन ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होती है। ठीक है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, ये गैस तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है और क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है, H2CO3, और फिर जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या है, डिसोशिएट होकर H+ और CO3- की फॉर्म में अंदर रहता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी कि अगर कोई गैस वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है तो वो उसमें हाईली सोल्यूबल हो जाएगी। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, ये चीज है, मतलब नॉर्मल प्रिंसिपल क्या रहता है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में होते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई रिएक्शन ही कर रहा है वाटर के साथ, अगर कोई पोलर के साथ रिएक्शन ही कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसॉल्व होगा ही होगा। ठीक है,
ये चीज रहती है। तो इसलिए CO2 क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, इसलिए वो क्या है, सोल्यूबल होती है उसके अंदर। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का किस्सा गैस के केस में भी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की तो देखो, अब जैसे हमने क्या बोला, नहीं CO2 भी हो सकते, जो भी रिएक्शन करेगी, ठीक है, जो भी रिएक्शन करेगी वो डिसोल्व होगी। CO2 गैस हो गया, ठीक है, SO2 गैस हो गई, SO3 गैस हो गई, ये सारी सोल्यूबल होंगी क्योंकि से सारी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या है, एसिड्स बना रही है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। चलो नेक्स्ट हमारा क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। चलो देखो, यहाँ पे भी वही चीज उठा के लेके आएंगे जो हमने ऊपर पढ़ी थी सॉलिड के केस में। हमने सॉलिड में क्या देखा था कि प्रोसेस क्या है, एंडो भी हो सकता है, प्रोसेस क्या है, एक्सो भी हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस एंडो भी हो सकता है, प्रोसेस एक्सो भी हो सकता है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्व करने का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम बढ़ाने से सोल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, ये चीज रहती है वहां पे। अब गैसेस के केस में कोई ज्यादा चक्कर होता नहीं है, क्योंकि गैसेस के केस में क्या है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, जो गैसेस के केस में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा होता है, वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक रहता है, वो कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये चीज रहती है। अगर ऑलवेज एक्सोथर्मिक है तो फिर से वही चीज हो जाएगी। इसके लिए तो एक ही इक्वेशन लगेगी, कौन सी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है क्या कर रहा है, सोल्यूशन प्लस हीट कर रहा है। ठीक है, सोल्यूशन प्लस हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो इसमें तो हमेशा एक ही चीज होगी, क्या होगी कि टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है लिक्विड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्या होगी, इसको याद रखने का तरीका एक एग्जांपल दे देता हूं तो शायद उससे याद हो जाएगा तुमको। तुमने कभी गर्म पानी पिया है, ठीक है, एक नॉर्मल पानी पीते हो और एक तुम बॉइल्ड पानी पीते हो, जो गर्म पानी होता है वो पीते हो, तुम्हें दोनों के टेस्ट में, दोनों के बहुत डिफरेंस लगता है कि नहीं लगता है, कि नॉर्मल पानी में कुछ और हल्का सा टेस्ट रहता है, बॉइल्ड पानी जो होता है, गर्म पानी होता है, उसमें क्या है, कुछ अलग सा टेस्ट रहता है वो। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें यही होता है कि जब तुम बॉईल करते हो पानी को, ठीक है, गर्म करते हो, तो गैसेस की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, गैसेस क्या है, बाहर निकल जाती हैं, एक्सपेल आउट हो जाती हैं वो। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, उसके में थोड़ा चेंज हमें दिखता है नॉर्मल से। वो हमें नॉर्मल जैसा क्यों नहीं दिखता, बिल्कुल बॉइल्ड वाला, उसमें हल्का सा डिफरेंस क्यों दिखता है उसको जब पीते हैं तो हम, वो इसी वजह से होता है क्योंकि अब क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी क्या है, तुमने गैसेस की कम कर दी, तो जो वाटर के अंदर गैसेस डिसॉल्व होती है, ठीक है, वो सारी क्या है, एक्सपेल आउट हो जाती है। इस वजह से क्या है, हमें उसमें उसमें डिफरेंस दिखता है नॉर्मल पानी से। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या है, गैस की डिक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब एक चीज पूछ रहे हो, अब एक चीज ध्यान दो, मैंने बोला कि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो भी उसका भी रीजन है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सोचो, जब गैस बिल्कुल एयर में थी, जब गैस बिल्कुल एयर में थी, तब क्या हुआ कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है बिल्कुल भी, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब मान लो इस गैस को मैंने किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, ठीक है, इस गैस को मैंने क्या कर दिया, अगर सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, ठीक है, इस गैस को अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, तो होगा क्या, गैस क्या करेगी, इस गैस क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी या नहीं करेगी सॉल्वेंट के साथ, गैस सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन तो करेगी ना, है ना। अब गैस बाहर थी तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन था नहीं, ठीक है, लेकिन गैस अगर सॉल्वेंट के साथ आई तो ऑब्वियस ही बात है, उसके चारों राउंड सॉल्वेंट है, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन, चाहे वीक वंडरवल इंटरेक्शन है, वो करेगी ही करेगी, चाहे वो बिल्कुल वीक वंडरवल फोर्स से लगा दी हो, लेकिन वो करेगी। बाहर क्या था, गैस के पार्टिकल इतने दूर दूर थे कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा था। तो यानी सोल्यूशन में आने के बाद, यानी सॉल्वेंट में आने के बाद वो अट्रैक्शन फील कर रही है थोड़ा बहुत, जो भी कर रही है, ज्यादा भी कर सकते, थोड़ा भी कर सकते, वो भी है, लेकिन हाँ बाहर के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही कर रही है। अब जब अट्रैक्शन फील हो रहा है तो अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी कम होती है। तुम्हें ये चीज पता है कि जब ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी सिस्टम की कम हो जाती है, तो वो क्या है, फिर एनर्जी बाहर ही निकलती है। जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, तो इसलिए हमारा जो प्रोसेस क्या होता है, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है गैस के केस में। ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। ये चीज क्लियर हुई कि ये क्यों एक्सोथर्मिक होता है बेसिकली।
ठीक है, तो ये चीज है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है हमारा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हो गई। तो अब हमारे क्या है, टेम्परेचर का हो गया, प्रेशर का इफेक्ट हम कल लेके चलेंगे, ठीक है, इसको पढ़ के रखना, ये आगे फिर से काम आएगा, चीजें देखेंगे जब हम, तो प्रेशर का इफेक्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। चलो बाकी इसको पढ़ लेना। हाँ, क्या रिपीट करना है, एक मिनट रुकना, ये रिपीट करने को बोल रहे हैं। हाँ चलो अनम्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक, 1 मिनट रुको। हाँ चलो फिर बाकी हम कल करेंगे, ठीक है।